मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए बेटा, हम अगला पेपर करते हैं। और मैंने बताया जैसे कि पेपर में जो सबसे पहला पार्ट होता है हमारे पास, वो किसका होता है? सामान्य ज्ञान का। एंड देन जो दूसरा पार्ट होता है वो हम सामान्य विज्ञान का करेंगे, और जो तीसरा पार्ट है वो मैथमेटिक्स फॉर रीजनिंग का होगा। तो देखो, बिना समय गवाए हम अगला पेपर शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जब 1971 में क्या था, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो थे। बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, और जो पाकिस्तान वर्तमान में है वो पश्चिमी पाकिस्तान था। राजनीतिक दृष्टिकोण से पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादा मजबूत था, जो हर तरह से पूर्वी पाकिस्तान का शोषण करता था। 1971 में वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार किया, कत्लेआम किया। इसके बाद बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी एक सेना बनी, और जिसकी मदद भारत ने पूरे तरीके से की, और भारत की मदद से बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो ध्यान रखना कि कौन बांग्लादेश 1971 में 16 दिसंबर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाए, और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो बांग्लादेश का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो भी इंदिरा गांधी को मिला हुआ है। इसके बाद चलिए आगे। बिरजू महाराज का नाम देखो, बिरजू महाराज हैं, ये जो प्रसिद्ध एक नर्तक हैं, और ये कथक नृत्य के नर्तक हैं। लखनऊ से है, ध्यान रखना बेटा, कहां से है? लखनऊ से है। और जो कथक नृत्य है वो पूर्वी भारत में ही किया जाता है। देखो, भांगड़ा आपका पंजाब में होता है, ये आपका उत्तरी भारत में होता है, मणिपुर में होता है, उड़ीसा। इसके बाद चलिए आगे। स्वर्णिम चतुर्भुज, देखो बेटा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। इसमें देखो बहुत सारे शहर जोड़े गए, लेकिन जो मेन है आपके, जो आपके मेन 4 महानगर हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, आपका चेन्नई और कोलकाता, ये जो 4 बड़े शहर हैं, ये उन बड़े शहरों को जोड़ा गया है। ये भारत की जो सबसे बड़ी सड़क परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है, जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने की थी चालू। किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो ये एक सड़क निर्माण की है, भारत की सबसे बड़ी, और ध्यान रखना विश्व की 5वीं सबसे बड़ी है। विश्व की कौन सी? 5वीं सबसे बड़ी है सड़क परियोजना है ये। तो स्वर्णिम चतुर्भुज विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी, और भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। भारत में योजना आयोग कब स्थापित किया गया? देखो, भारत में योजना आयोग की बात करें बेटा, तो योजना आयोग क्या था कि हर 5 साल के लिए एक योजना बनाई जाती थी, और उस योजना आयोग में क्या किया जाता था, कोई पर्टिकुलर फील्ड को लिया जाता था फोकस में, कि भाई इस फील्ड, इस योजना आयोग में ये फील्ड हमारे फोकस में रहेगा। तो ध्यान रखना, अब नीति आयोग बना दिया, अब योजना आयोग नहीं है, अब क्या बना दिया है बेटा? नीति आयोग बना दिया है। और इसकी स्थापना मार्च 1950 में हुई। योजना आयोग की स्थापना है वो मार्च 1950 में हुई। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, संसार का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो देखो, संसार का सबसे गहरी जगह मैंने आपको बताया है कई जगह पे, गहरी जगह है आपका सबसे मेरियाना गर्त। और ये जो मेरियाना गर्त है वो आपका पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में। ध्यान रखना, जो मेरियाना गर्त है लगभग बेटा ये आपकी 11 किलोमीटर गहरी है। मैं कहूं 11,022 मीटर गहरा है, या फिर 11 किलोमीटर गहरा स्थान है। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र कराया? देखो ध्यान रखना बेटा, 1510 से 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा। किसका शासन रहा? गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा था। और ध्यान रखना, 1961 में एक ऑपरेशन विजय चलाया, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया, और उसमें 1-2 दिन में ही पुर्तगाली सेना ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद गोवा मुक्त करा दिया गया पुर्तगालियों से, और भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। तो ये कब हुआ? 1961 में। लगभग पुर्तगालियों ने 450 वर्षों तक यहां पे शासन किया था। पेरिस किस नदी के किनारे पर है? देखो बेटा, वोल्गा की बात करें, वोल्गा नदी रूस की सबसे बड़ी नदी है, और रूस के 20 बड़े शहरों में से
11 बड़े शहर इस नदी के किनारे पर है, वोल्गा नदी के किनारे पर। टेम्स नदी की बात करें तो ध्यान रखना बेटा, टेम्स नदी के किनारे पर जो आपका महत्वपूर्ण शहर है वो कौन सा है, लंदन है। और सीन नदी के किनारे पर आपका कौन सा है बेटा, पेरिस। अमेजोन नदी की बात करें बेटा, अमेजोन के बारे में मैं बता चुका हूं कि अमेजोन नदी बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और ध्यान रखना है जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, अमेजोन के जंगल इतने फेमस हैं, कहा जाता है कि पृथ्वी की जो 20% ऑक्सीजन की जो उत्पादक है वो ओजोन के जंगल है बेटा। जो पूरी ओजोन नदी के आसपास का इलाका है, पृथ्वी की जो 20% ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति करता है। लगभग 8 देशों में बहती है, ये ध्यान रखना। और 1100 इसकी लगभग सहायक नदी है, छोटी बड़ी सारी सहायक नदी मिला दी जाए तो ये 1100 होती हैं। और कई जगह पर तो इसकी चौड़ाई बेटा वर्षा काल में 190 किलोमीटर तक हो जाती है। आप लगा लीजिए कितनी बड़ी नदी है अमेजोन नदी। ध्यान रखना यहां इतनी जनजातियां रहती हैं, आज भी उन जनजातियों का जो बाहरी लोग हैं उनसे कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय वानस्पतिक बाग भारत में, देखो राष्ट्रीय वानस्पतिक बाग आपका कहां पे है, दिल्ली, जयपुर, रीवा, लखनऊ। ध्यान रखना ये आपका कहां पे बेटा, लखनऊ में। जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, लखनऊ। प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहां पे है, देखो ये जो चर्च है ध्यान रखना ये सबसे बड़ा चर्च है भारत का सबसे बड़ा चर्च है, ध्यान रखना। और ये कहां पे है, गोवा में। देखो गोवा में ध्यान रखना बहुत सारे बड़े बड़े चर्च हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण चर्च हैं, कहां पर, गोवा में। तो ये कहां पे बेटा, गोवा में। भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, देखो ये जो ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो ये भारत का जो सबसे बड़ा पुल है ये आपका महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी सेतु। जो ये ऑप्शन दिए इनमें सबसे बड़ा है, कितना है बेटा, 5.6 किलोमीटर। लेकिन अभी आपने एक उद्घाटन किया था मोदी जी ने, ढोला मारिया, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ये पुल है भारत का आज सबसे बड़ा पुल है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बना हुआ पुल है। और इस पुल की लंबाई लगभग हम बात करें शायद 10 या 11 किलोमीटर है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आज की डेट में बात करें सबसे बड़ा पुल ये है ढोला मारिया, ध्यान रखना। ये अरुणाचल और असम को जोड़ता है। एक्चुअली क्या है कि बेटा ये पुराना पेपर है, तो पुराने पेपर के हिसाब से ये है, ये अभी लेटेस्ट है बेटा, इसका शायद 2020 या 21 में तो उद्घाटन ही हुआ है। पश्चिमी तट पर बना सबसे बड़ा सड़क पुल नहीं है बेटा, सबसे बड़ा सड़क पुल नहीं है, क्वेश्चन को सही कर लेना, प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी तट पर देखो बहुत सारे बंदरगाह हैं, लेकिन उनमें मुंबई वाला है, जो मुंबई है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बेटा क्या आएगा, मुंबई आएगा। किस नदी नहीं बेटा, किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं, जापान, इजिप्ट, फिनलैंड, रोम। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा इजिप्ट या मिस्र, क्योंकि ये मिस्र में होके बहती है। जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे ही पनपी थी, और नील नदी एक तरीके से जो मिस्र वासियों के लिए बेटा वरदान है, जो भी उपजाऊ भूमि है वो सारा इसी के किनारे है। और नील नदी ध्यान रखना विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, 6650 किलोमीटर है लगभग। लेकिन ध्यान रखना वर्षा के काल में, बहाव की दृष्टि से बता चुका हूं मैं अमेजोन है, लेकिन ध्यान रखना कई बार वर्षा के टाइम पे जो अमेजोन नदी है वो नील नदी से भी बड़ी हो जाती है। तो वैसे क्वेश्चन आए सबसे बड़ी नदी तो वो कौन सी है, नील नदी है। नरोरा परमाणु ऊर्जा, देखो 6 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, मैंने आपको बताया भी है कि सबसे पहला तारापुर है, और वो कहां पे है बेटा, महाराष्ट्र में। लेकिन आपसे पूछा है नरोरा कहां पे बेटा, यूपी में, ध्यान रखना। रावत भाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में, ठीक है, कालपक्कम तमिलनाडु में, मैंने आपको ये बताया है बेटा। H1N1, देखो H1N1 आपका वायरस है, और ये स्वाइन फ्लू का वायरस है, ध्यान रखना किसका वायरस है, स्वाइन फ्लू का वायरस है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन किसने किया। देखो बेटा चिपको आंदोलन एक तो राजस्थान में हुआ था बेटा, जो खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे, उन खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए लगभग महिलाओं ने बहुत बड़े स्तर पर उसमें हिस्सा लिया था। और
लगभग उसमें 350 से ज्यादा महिलाएं शहीद हुई थी। अब बात करें चिपको आंदोलन, ये दूसरा वाला चिपको आंदोलन है जो कि बेटा कहां पे हुआ था, आपके चमोली उत्तराखंड। यहां पे प्रशासन द्वारा लगभग 24,000 वृक्ष काटे जा रहे थे, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और उनमें सबसे आगे थे सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ भी औरतों ने काफी हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के, लगभग 25 से 30 लोग उसमें मारे गए थे और इन्होंने अपनी जान देकर जो पेड़ थे 24,000 उनको बचाया। तो चिपको आंदोलन किसने शुरू किया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये आपका बेटा यहाँ पे जीके का पोर्शन पूरा हो चुका है। इसके बाद चलिए जनरल साइंस पे। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? देखो क्वेश्चन है मानव रक्त में, देखो रक्त में एक प्लाज्मा क्या है, रक्त में एक पीले रंग का घटक होता है, रक्त में एक पीले रंग का घटक होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा बोलते हैं। रक्त में एक पीले रंग का घटक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जो कोशिकाएं सामान्य रूप से सारी की सारी निलंबित रहती हैं और वो कितने प्रतिशत में होता है, 55%। चूने का पानी किस गैस से दूधिया हो जाता है? ध्यान रखना, चूने का पानी, देखो चूने के पानी में यदि CO2 गैस मिलाएं तो ये कैसा हो जाता है बेटा, दूधिया हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नोबल गैस, देखो नोबल गैस का मतलब होता है बेटा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। ध्यान रखना आपकी जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है बेटा, एक तो हीलियम हो गई, नियोन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जीनम हो गई और रेडान हो गई। ये आपकी ध्यान रखना बेटा अक्रिय गैस है। और इन जो गैसों की जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है बेटा आपका विलियम रामसे, विलियम रामसे। किसको जाता है, विलियम रामसे को। यानी कि इनमें से बेटा कोई भी नहीं है, आइंस्टीन भी नहीं है, रदरफोर्ड भी नहीं है, केल्विन भी नहीं है। तो नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस जो किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करती। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? देखो बेटा डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और एक व्यक्ति उधर खड़ा हुआ है, मान लो मुझसे थोड़ी सी दूरी पर है। अब मैं जितनी तेज आवाज में बोल रहा हूं, जो ध्वनि निकाल रहा हूं, वो पर्टिकुलर उसको नहीं सुनाई देगी। जिस तरह से मैं बोल रहा हूं एज इट इज उसको नहीं सुनाई देगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट सुनाई देगा। डिफरेंट का मतलब है आवाज कम या ज्यादा या फिर कुछ और सुनाई देगा। तो ये जो है डॉपलर प्रभाव, ये किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित हो गया बेटा, ध्वनि से संबंधित हो गया। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? देखो न्यूटन ने 3 नियम दिए। पहला नियम जड़त्व का नियम, कि भाई कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, स्थिर अवस्था में जब तक रहती है तब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगता है। जैसे मैं बस में खड़ा हूं, बस जब तक बेटा मैं खड़ा हूं, बस आगे चलेगी तो मुझ में पीछे की तरफ धक्का लगेगा, क्योंकि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं उसी पर रहना चाह रहा हूं, लेकिन अब आगे की तरफ बल लग गया है तो वो अपनी स्थान पर रहना चाहता हूं मैं। तो ये कौन सा होगा आपका, जड़त्व का नियम। जो दूसरा नियम होता है वो आपका होता है बेटा संवेग का नियम। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने दिया है कि जब हम कैच को पकड़ते हैं बेटा, जब हम कैच को पकड़ते हैं तो हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि जो संवेग है वो नियंत्रित हो जाए, क्योंकि यदि एक साथ ही गेंद को पकड़ेंगे तो ज्यादा लगेगी चोट हमें। और इसके बाद तीसरा नियम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि प्रत्येक एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है, प्रत्येक बल के विपरीत दिशा में एक बल लगता है। जैसे हम गोली चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है, लेकिन बल हमारे कंधे पर एक झटका लगता है पीछे की तरफ। तो यह आपका कौन सा नियम हो गया बेटा, तीसरा नियम। तो पहला नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम। इसके बाद चलिए आगे, तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? ग्रह, ग्रह तो देखो कोई भी एक तारा होता है, वर्ल्ड, वर्ल्ड भी एक तारा हो गया, विश्व, पृथ्वी हो गई, सूर्यमंडल, सूर्यमंडल में बेटा 9 ग्रह होते हैं, लेकिन तारों का बहुत बड़ा समूह आकाशगंगा। आकाशगंगा में जैसे अपना एक सौर मंडल है, ऐसे बहुत सारे मंडल होते हैं। तो तारों का जो बहुत बड़ा समूह होता है उसको हम आकाशगंगा कहते हैं, या मिल्की वे बोलते हैं अंग्रेजी में इसको बेटा, मिल्की वे बोलते हैं। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए, देखो यदि किसी गैस को अचानक से संपीड़ित किया जाए तो उसके तापमान पर, देखो संपीड़ित करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा। ध्यान रखना, उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका तापमान बढ़ेगा। चलिए आगे,
शक्ति का मापक क्या है? देखो जूल की बात करें तो जूल ध्यान रखना यह आपका कार्य का है या ऊर्जा का है बेटा। जूल प्रति सेकंड, हाँ बिल्कुल बेटा, जूल प्रति सेकंड ये आपका शक्ति का मात्रक है। वैट प्रति सेकंड ये तो कुछ भी का नहीं है। जूल प्रति सेकंड एवं वाट, हाँ वाट भी ध्यान रखना है, ये ऐसा ही मात्रक है किसका? शक्ति का। तो शक्ति के बेटा दोनों हो गए, जूल प्रति सेकंड और वाट। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्योंकि शक्ति क्या होती है बेटा? शक्ति होती है बल बटा में समय, कार्य करने की दर है, सॉरी कार्य बटा समय, कार्य करने की दर। W अपॉन में T होता है, तो W अपॉन में T, W का मात्रक जूल हो गया, T का मात्रक सेकंड हो गया, तो जूल पर सेकंड हो गई। और दूसरी एसआई मात्रक है वो क्या हो गई? निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। देखो सौर ऊर्जा में नाभिकीय विखंडन नहीं है बेटा। जब परमाणु अलग अलग कणों में टूटता है तो वो आपकी नाभिकीय विखंडन है। ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ये भी नहीं है। नाभिकीय संलयन, बिल्कुल, जब दो परमाणु मिलकर एक दूसरा बड़ा परमाणु बनाते हैं वो आपका नाभिकीय संलयन होता है। और सौर ऊर्जा जो सूर्य पर है, नाभिकीय संलयन होती है, जिसमें मेन जो रोल है वो हाइड्रोजन का होता है। और ध्यान रखना सूर्य पर जो हाइड्रोजन है वो लगभग 70% है। इसके बाद चलिए आगे। निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस को काम में लिया जाता है? देखो दूर के लिए तो आता है आपका बेटा उत्तल, और निकट दृष्टि वालों के लिए आता है अवतल। तो ये आप याद रख लेना। तो निकट दृष्टि वाले को कौन से आता है बेटा? अवतल आता है। कौन सा आता है? अवतल लेंस आता है काम में। इसके बाद चलिए आगे। एक प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? देखो जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो ध्यान रखना लाल रंग है वो सबसे कम विचलित होता है। कौन सा रंग है? लाल रंग आपका सबसे कम विचलित होता है। इसके बाद चलिए, जब पानी में कोई लवण मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक में अंतर आएगा। देखो जब हम पानी में कोई लवण मिलाते हैं तो उससे ध्यान रखना बेटा क्वथनांक बढ़ता है और उसका जो हिमांक है वो कम होता है। ध्यान रखना जब हम पानी में कोई लवण मिलाते हैं तो क्वथनांक तो बढ़ जाएगा और जो उसका हिमांक है वो घट जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। किस गति के नियम को जड़त्व, तो देखो ये आ गया बेटा पहला नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम है, और तीसरा नियम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार आ गया। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से मार्च गैस कौन सी है? C2H2, CH4, CO2, H2S। तो ध्यान रखना इनमें से जो मार्च गैस है वो मीथेन गैस है, CH4। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। देखो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। ध्यान रखना CaCO3 ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? CaCO3। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, देखो एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है आपके पास? 42 सेंटीमीटर है। तो 400 चक्करों में यह कितनी दूरी तय करेगी? देखो बेटा एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या R बराबर 42 सेंटीमीटर है। 400 चक्कर में, मैं कहूं बेटा एक चक्कर में तय दूरी। एक बात बताओ, ये आपके पास बेटा पहिया है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये बेटा? 2πr, वृत्त की परिधि के बराबर। तो 400 चक्करों में तय दूरी करेगा, 400 इंटू में 2πr, या 400 गुणा 22/7 गुणा 400 गुणा, पहले 2 करो बेटा, गुणा 22/7 गुणा में r का मान कितना है? 42 सेंटीमीटर। तो 7 छिंगी 42, 400 दूनी कितना आ गया? 800 गुणा में 22 छिक्की 132, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, और 8 एकम 8, 8 और 2 10, 1056 ये सॉरी, तो यहां बेटा ये सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1056 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास कितना आ जाएगा? 1056 मीटर आ जाएगा। इसके बाद चलिए बेटा आगे चलते हैं। यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 1, तो इनका मान ज्ञात करना है। a का मान 2 का स्क्वायर रखो, -3 गुणा
बी और सी, तो देखो बेटा बी की जगह 4 और सी की जगह कितना रखना है 1, प्लस 4 ए की जगह क्या रखो बेटा 2 और सी की जगह क्या रखेंगे 1। एक बार जोड़ो, 4 माइनस 12 प्लस 8, 12 और 8, 8 4 12, 12 में से 12 गए तो क्या आ गया बेटा 0। तो देखो ए का स्क्वायर 2 रखो, 3 बी सी है, बी की जगह 4 रखेंगे, 3 चौका 12 माइनस का हो जाएगा, प्लस सी का मान सी का मान रखेंगे 1, प्लस 4a, तो 4a का मान 2 और सी का मान रखेंगे 1। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बेटा 8 और 4 12 और 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, एक आयत का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप आपका कितना है बेटा 72 है, 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 20 है और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये कितनी बार कट गया 36 बार, तो ये 20 प्लस क्या आ गया बेटा चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी आ गई 36 माइनस 20 कितना 16 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास कितना आ जाएगा 16। यदि किसी समीकरण के मूल -7 और 2 है तो हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो बेटा जब हमारे पास मूल दिए गए तो समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, चलो ऐसे लिख दो बेटा, मूलों का योग इन प्लस मूलों का गुणा अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या होगा बेटा -7 प्लस 2 और एक्स प्लस मूलों का गुणनफल -7 गुणा 2 एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो -7 प्लस 2 क्या हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस का 5x और यहां -7 गुणा 2 क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 14 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 बराबर 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा एक समीकरण निकल के आ जाएगा। एक विद्यार्थी ने 600 में से 360 अंक प्राप्त किए। देखो बेटा विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, देखो बेटा 360 अंक प्राप्त किए, कितने में से 600 में से, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा कितने का हो जाएगा 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से कितनी बार कट गया बेटा ये 6 बार और कितना आ गया 60% आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा बेटा 60%। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, विजय ने एक कार 1,44,000 में खरीदी और 1,80,000 में बेची। देखो बेटा क्रय मूल्य कितना है आपके पास 1,44,000 और विक्रय मूल्य है आपके पास 1,80,000। तो एक बात बताओ बेटा लाभ कितने का हुआ आपको 36,000 का, 36,000 का लाभ हुआ कितने पे 1,44,000 पे, प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100। तो यहां पे बेटा इनका गुणा कर देंगे, देखो ये कट गया और ये 36 से 4 बार कट गया और ये 4 से कितनी बार कट गया 25 बार कट गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 25% आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, एक ही बिंदु पर बनाए गए कोणों का, देखो बेटा एक ही रेखा के एक ओर बनाए गए कोणों का योगफल ये तो होता है बेटा 180, इन सब का एक ही बिंदु पर, ये बिंदु है बेटा देखो कितने भी कोण बनाओ यहां पर तो इन सब का योगफल कितना होता है 360। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि एक ही रेखा पर एक ही रेखा के एक ओर बनाए गए कोणों का योगफल कितना है 180 और एक ही बिंदु पर बनाए गए कोणों का योगफल कितना होता है 360। cos 60 का मान कितना है, देखिए बेटा cos 60 इक्वल टू होता है 1/2, ध्यान रखना। तो cos 60 का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, ये आपका ध्यान रखना cos में 90 का मान होता है, ये ध्यान रखना बेटा cos 0 का मान होता है और ये cos 30 का मान होता है। इसके बाद चलिए आगे, ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि काम की शुरुआत ए करे और वे समांतर क्रम में कार्य करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। मैं आ जाऊंगा, अब देखिए आगे बेटा, ए और बी काम को क्रमशः 8 दिन और 4 दिन में, ए 8 दिन बी कितने दिन में 4 दिन में। ये देखो बेटा
8 दिन 4 दिन, एलसीएम कितना आ गया बेटा 4, 8 ही आ जाएगा। तो ये 8 दिन में 8 काम, एक दिन में एक, ये 4 दिन में 8 काम, एक दिन में 2 काम। अब देखो बेटा आगे कहा है, ये बेटा समांतर नहीं है, एकांतर क्रम है, अल्टरनेट बोलते हैं, पैरेलल नहीं, अल्टरनेट कर लेना बेटा इसको, अल्टरनेट, एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे कि काम की शुरुआत ए कर रहा है तो ए के बाद अगले दिन काम पे आएगा बी, फिर अगले दिन ए, फिर अगले दिन बी, इस तरीके से होगा। तो काम की शुरुआत ए करे, पहले दिन ए आया एक काम किया, दूसरे दिन बी आया 2 काम, फिर ए आया एक काम, फिर बी आया कितने काम 2 काम। तो यहां 2 एक 3, 2 एक 3, 6 काम हो चुके हैं बेटा, कितने दिन में 4 दिन में। 5वें दिन काम पे कौन आएगा, सॉरी 5वें दिन काम पे कौन आएगा ए। अब ए यहां पे बेटा एक काम कर देगा, 7 काम हो गए 5 दिन में। अब 8वें दिन काम पे, अब सॉरी 6वें दिन काम पे कौन आएगा बी। 5 6 और 1 7 काम हो चुके हैं, टोटल काम 8 है, एक काम करवाना है, और बी एक दिन में कितने काम कर रहा है 2 काम कर रहा है। तो 1/2 दिन में, तो 5.5 दिन में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 5.5 दिन। 60 रुपए का 15% क्या होगा, देखो बेटा 60 रुपए का 15% ज्ञात करना है तो गुणा कर दो बेटा, 20 तिया 60, 20 पंजे 5 से 3 बार, और 3 तिया कितना आ गया 9 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। किसी धनराशि को एबीसी में, देखो एबीसी में कोई धनराशि 3:7:4 में बांटी जा रही है, और इस प्रकार बी को ए से कितने रुपए 480 रुपए अधिक है। तो बताओ कुल धनराशि कितनी है। देखो बेटा यहां पे हम डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम लगाएंगे, ए को 3 रुपए मिल रहे हैं, बी को 7 रुपए मिल रहे हैं, सी को 4, ए को 3, बी को 7, सी को 4, तो बी को ए से कितने रुपए अधिक मिले 4 रुपए, लेकिन यहां कितना दे रखा है 480। तो डायरेक्ट करूंगा बेटा 480/4 हो जाएगा, क्योंकि यहां 480 मिल रहा है और यहां 4 रुपए मिल रहा है, तो 4 की वैल्यू 480 है। कुल कितने 3 7 10 और 4 14 रुपए, तो गुणा कितने का हो जाएगा 14 का, 12 120, 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16, तो कितना आ गया बेटा 1680 रुपए इसका राइट आंसर आ जाएगा। किसी भी बहुभुज के बाहरी कोणों का योगफल होता है, देखो बहुभुज के आंतरिक कोणों की बात करूं तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है n-2 गुणा में 180, और बाहरी कोणों की बात करूं, बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है 360। एक फॉर्मूला और है बेटा जो पूछा जाता है, विकर्णों की संख्या कितनी होगी ये पूछा जाता है, ये होता है बेटा n इंटू n-3/2, n यहां पे भुजाओं की संख्या है, तो बाहरी कोणों का योगफल कितना होगा 360। इसके बाद चलिए आगे, देखो बेटा cos थीटा बटा sec थीटा प्लस sin थीटा बटा cosec थीटा। देखो बेटा सीधा सा तरीका है, देखो cos थीटा बराबर, या मैं कहूं बेटा sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या उल्टा भी बोल सकता हूं cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ऐसे ही यहां पे बेटा मैं कहूं cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, या sin थीटा बराबर होता है 1 में cosec थीटा। अब देखो बेटा यहां cos थीटा तो है ही, 1 में sec थीटा लिख सकता हूं इसको, प्लस sin थीटा है ही, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं 1 में cosec थीटा, इस तरीके से। तो ये 1 में sec थीटा क्या हो गया cos थीटा, तो बेटा ये ऊपर आएगा cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। देखो मैंने आपको क्लास में बताता हूं कि यदि ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाए और हमें तुक्का लगाना है तो तुक्का 0 या 1 पे लगाओ, वहां 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। और मैं आपको यह भी बताता हूं कि कहीं बीच में बेटा प्लस का चिन्ह दिख जाए तो वहां बहुत ज्यादा संभावना है कि आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेंगे। तो बेटा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब यहां दूरी कितनी है बेटा, देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 360 मीटर लंबा पुल है। जब रेलगाड़ी एक पुल को पार करेगी तो उस कंडीशन में उसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों की दूरी के बराबर हो जाएगी, और चाल दे रखी है कितनी है 90। तो 90 को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, चाल को बेटा तो कन्वर्ट करेंगे तो 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड आएगा।
तो चाल दूरी बटा समय 240 और 360 कितना हो गया बेटा 600, चाल आई है 25, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो कितना आ जाएगा 24 सेकंड। log 3x, देखो बेटा ये f है, log 3x बराबर 4 है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ये है, हमेशा ध्यान रखना एक ही तरीका है, log a x बराबर n है तो यहां x बराबर होगा a की पावर n। आप आंख बंद करके कुछ नहीं करना, n का और x का क्रम बदल दो बस, और कुछ नहीं करना है, log को हटा दो और x और n का क्रम बदल देना है। तो ऐसे यहां पे बेटा x और 4 का बदल देना है, तो x बराबर 3 की घात 4, तो 3 3 9 27 और 81। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 81। रेणु आयु में सती से बड़ी है, देखो इधर रेणु आयु में सती से बड़ी है भाई, ठीक है। रेणु से आयु में गीता छोटी है। अब देखो गीता छोटी है, थोड़ी देर छोड़ते हैं। सती से आयु में प्रिया बड़ी है, सती से आयु में प्रिया बड़ी है भाई। इन सभी में आयु में प्रिया बड़ी है, सती से आयु में प्रिया बड़ी है, इन सभी में आयु में प्रिया बड़ी है, इन सभी में आयु में सबसे बड़ा कौन है। देखो बेटा आप ऐसा करो, रेणु आयु में सती से बड़ी है, देखो रेणु आयु में सती से बड़ी है, रेणु आयु में गीता से छोटी है। अब देखो रेणु आयु में गीता से छोटी है, रेणु आयु में किससे छोटी है गीता से छोटी है। सती से आयु में प्रिया बड़ी है, देखो सती से आयु में प्रिया बड़ी है तो वो रेणु से भी छोटी हो जाएगी। इन सभी में आयु में प्रिया बड़ी है, बेटा ये काट दो, इन सभी में आयु में सबसे बड़ी कौन है ये काट देना, तो सबसे बड़ी कौन हो गई इनमें बेटा गीता। इसके बाद आइए आगे, वैकल्पिक शब्दों में से उसको चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब सिग्नेचर के सारे शब्द उसमें नहीं होने चाहिए। तो कौन सा है बेटा, देखो सिग्नेचर गेस्ट, देखो जी यहां पे है, यू है, ई है, एफ है, टी है, बन जाएगा। आर ई एफ आई जी एन देखते हैं बेटा, आर है, ई है, ई भी है, एफ भी है, आई भी है, जी भी है, एन भी है, ये भी बन जाएगा बेटा। सेंटर देखते हैं बेटा, सी, देखो यहां पे सी कहीं दिख रहा है क्या आपको, सी कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा, बाकी सारे बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यदि ये उत्तर की ओर अभिमुख करके सिर के बल खड़ा है, देखो बेटा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लेटा हुआ है बेटा, सर नीचे और जो इसके पैर हैं वो कहां है बेटा ऊपर है, ये इसके हाथ हो गए बेटा, ठीक है। यदि ये उत्तर की ओर मुख करके, मुख इसने कहां कर रखा है बेटा उत्तर की ओर मुख कर रखा है, देखो है ना, उधर की तरफ मुख कर रखा है उत्तर की तरफ, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखो बेटा हम उत्तर की तरफ इस तरीके से है, तो उधर की तरफ उत्तर की तरफ मुख है हमारा, तो उत्तर की तरफ मुख होगा, तो ये हमारा दायां हाथ होगा और ये हमारा क्या होगा बायां, उल्टा हो जाएगा बेटा, दायां और बाएं क्या हो जाएंगे आपस में बदल जाएंगे। यह उल्टा आपका, देखो इस तरीके से खड़े हैं, जब हम इस तरीके से खड़े हैं बेटा तो ये दायां ये बायां, यदि मैं उल्टा खड़ा हो जाऊं बेटा, सर नीचे की तरफ कर लूं और उधर की तरफ मुंह कर लूं, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में, तो बायां हाथ देख लो बेटा कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। कूट भाषा में दिसंबर को ये लिखा जाता है, तो कूट भाषा में ये किसको, देखो फर्क क्या है बेटा, ई आर, पहले ई आर लिखा, तो ऐसे ही यहां से पहले बेटा क्या लिखेंगे एन ओ, एन ओ, ई आर लिखा, एम बी लिखा, तो बेटा वीई, एन ओ वीई, नवंबर ही लिखेंगे, ऑप्शन में ही देख लो आप, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। पुस्तक पुस्तकालय से संबंधित है, तो पशु किससे संबंधित है, चिड़ियाघर से संबंधित है। जिस तरह से पुस्तक पुस्तकालय में रखी होती है उसी तरह से चिड़ियाघर है वो किससे संबंधित है, पशु से संबंधित है। इसके बाद बेटा अगले पेपर मिलते हैं।